90% स्टूडेंट्स टेंस से डरते हैं, लेकिन आज के बाद टेंस आपको डराएगा नहीं, बल्कि टेंस आपके कंट्रोल में होगा। मंत्री मुंबई आएंगे। अब ये लगता तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट 12 ही क्यों होते हैं? जी हाँ, आपने पढ़ा होगा बचपन से लेके आज तक टेंस 12 होते हैं, टेंस 12 होते हैं। क्यों टेंस 12 ही होते हैं? ये कम और ज्यादा क्यों? जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सुनील सर आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आज के वीडियो में आप बने रह गए तो आज के बाद फिर से आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंस पे नजर पड़ते ही आप टेंस कंफर्म करोगे और आज के बाद आपसे टेंस ट्रांसलेशन में गलती नहीं होगी। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेंस होता क्या है। आपने बुक में देखा होगा टेंस और टाइम एक साथ लिखा रहता है। टेंस और टाइम हिंदी में इनको हम काल या समय कहते हैं। ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि टेंस और टाइम एक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंस और टाइम में अंतर भी है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले टेंस की डिफिनीशन और टेंस और टाइम में अंतर को समझेंगे। टेंस और टाइम, टेंस को आप काल कहते हैं, टाइम को आप समय कहते हैं। काल और समय एक ही है, लेकिन इनके यूज पे अगर आप आते हैं तो इनमें डिफरेंसेस है। पहला अंतर यह है कि कार्य के अनुसार टेंस की कुल संख्या 12 है, जबकि टाइम केवल 3 होता है। यह पहला अंतर है कि कार्य के अनुसार टेंस 12 होते हैं, टाइम केवल 3 होता है। टाइम में प्रेजेंट टाइम से प्रेजेंट का बोध होता है, पास्ट टाइम से पास्ट का बोध होता है, फ्यूचर टाइम से फ्यूचर का बोध होता है। जबकि टेंस में ऐसा नहीं है। टेंस में प्रेजेंट टेंस ही प्रेजेंट का और प्रेजेंट टेंस ही पास्ट का बोध करा देता है और प्रेजेंट टेंस ही फ्यूचर टाइम का भी बोध करा देता है। कैसे जानते हैं? जैसे हमने कहा ही पढ़ रहा है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम है। अगर इसी से हमने कह दिया ही हैज रेड, अब ही हैज रेड, टेंस तो अभी भी ये प्रेजेंट है, लेकिन समय यहां पे अब पास्ट का पता चल रहा है, वह पढ़ चुका है, मतलब पढ़ने का काम पूरा हो गया। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोल दें, ही इज गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रहा है, टेंस अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन टाइम यहां पे फ्यूचर हो गया। तो ये दो विशेष अंतर टेंस और टाइम में होता है। पहला, कार्य के अनुसार टेंस 12 होते हैं, जबकि टाइम केवल 3 ही होता है। दूसरा अंतर है कि प्रेजेंट टाइम से प्रेजेंट का, पास्ट टाइम से पास्ट का, फ्यूचर टाइम से फ्यूचर का बोध होता है, जबकि टेंस में ऐसा नहीं है। एक ही टेंस, प्रेजेंट टेंस ही प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम का बोध करा देता है, जैसा कि एग्जांपल से हमने देखा। ये रहा टेंस और टाइम में अंतर। तो चलिए जानते हैं टाइम टेंस के अंतर के बाद टेंस कहते किसे हैं। टेंस हम जानते हैं कि टेंस कहते किसे हैं। टेंस होता क्या है? टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। किसी भी एक्शन में लगे समय को ही टेंस कहते हैं। आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूपों का, क्रिया की अवस्थाओं का अध्ययन करना टेंस कहलाता है। जैसे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को बतलाता है, और अगर सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस को बतलाता है, थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट को बतलाता है कि भाई ये परफेक्ट टेंस है, फोर्थ फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूअस को बतलाता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, और अगर फिफ्थ फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट टेंस को ही बोध कराता है, सिंगुलर का, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का बोध कराता है, प्लूरल का। तो वर्ब के फॉर्म टेंस होते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। एक एक करके अब हम इनको डिटेल से जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 12 ही क्यों होते हैं। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा बचपन से लेके आज तक टेंस 12 होते हैं, टेंस 12 होते हैं। क्यों टेंस 12 ही होते हैं? ये कम और ज्यादा क्यों नहीं होते, इसको जानते हैं। फिर मैं आपको एक एक करके सभी टेंस हम आपको बताते हैं कि टेंस 12 ही क्यों होते हैं। जैसा कि डिफिनीशन में आपने जाना कि टेंस का सीधा संबंध एक्शन से होता है। तो जो भी कोई एक्शन है, उस एक्शन की अपनी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। किसी भी वर्ब की ये 4 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी एक्शन है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें से किसी एक अवस्था में हमारे आपके सामने आता है।
और जो भी कोई एक्शन है किसी ना किसी टाइम में होगा। अभी मैंने आपको बताया कि टाइम कितने हैं, 3। एक समय में 4 एक्शन होता है, तो 3 समय में 4 into 3, तो टोटल हो गए 12। ये जो 12 टेंस होता है, ये 12 एक वर्ब की अवस्थाएं हैं, क्योंकि हमारे पास समय 3 है और एक समय में अवस्थाएं वर्ब की 4 हैं, इसलिए तीनों समय को मिला दिया जाए तो वर्ब की कुल अवस्थाएं हो जाती हैं 12। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस 12 ही क्यों होते हैं, तो आप उसे बताइए क्योंकि एक समय में एक कार्य की 4 अवस्थाएं होती हैं और समय 3 है, इसलिए कुल अवस्थाएं 12। उन्हीं 12 अवस्थाओं को ही हम 12 टेंस के नाम से जानते हैं। आई होप आपका यह डाउट क्लियर। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जानते हैं। जनरली आप क्या बताते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता है, ते हैं, ती हैं आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं आ गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे हमने एक वाक्य आपके सामने लिखा है, वह छाता है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? कल प्रधानमंत्री मुंबई आएंगे, क्या यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है? 4 कैदी जेल से भाग गए, क्या यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं। आप ता है ती है की दृष्टि से देखेंगे तो आप इसको कह दोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जबकि नहीं है। इसको कहोगे कि नहीं है, जबकि ये है। आप कहोगे ये नहीं है, जबकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आज के बाद आप ता है ती है पे नहीं रुकेंगे, जानेंगे एक्चुअल क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इनकी असली पहचान क्या होती है। और आज के बाद आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल इंडेफिनिट टेंस की पहचान केवल ता है ती है से कभी मत करिए। ता है ती है भी इनकी एक पहचान है, लेकिन ता है ते है ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पूछा जाए कि कहां प्रयोग करते हैं, तो जब हम डेली रूटीन की बात करें, हैबिट की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, किसी परमानेंट एक्टिविटीज की बात करें, तो ये सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी जब आप हम बनाते हैं तो जो गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे हमने अगर आपसे कह दिया कि वह पढ़ता है, तो अनुवाद हो गया ही इज रीड। वह वे लिखते हैं, दे आर राइट। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग कभी ना करिए। इस तरह के वाक्य अंग्रेजी में बनाने के से आप हमेशा बचेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे अनुवाद नहीं करते हैं। ज्यादातर बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इज एम आर लगा देते हैं, आप ऐसा कभी ना करें। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती बच्चों से होती है वो क्या होती है, जैसे वाक्य अगर हमने कह दिया कि वह कहानी लिखता है, अनुवाद कर दिए बच्चे क्या, वह ही कहानी स्टोरी लिखता है, राइट। जैसे हिंदी का वाक्य होता है वैसे ही अंग्रेजी का वाक्य नहीं बनाया जाता, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। ही स्टोरी इज राइट, वह कहानी लिखता है। दे बुक रीड, वे किताब पढ़ते हैं। सी टी मेक्स, वह चाय बनाती है। अगर आप ऐसे अंग्रेजी बना रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, आपको ऐसे अंग्रेजी नहीं बनानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब ट्रांसलेट कर रहे हैं आप, तो याद रखिए हिंदी का वाक्य आप देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा है, कर्म पहले और क्रिया बाद में लिखी गई है। लेकिन जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब और वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मींस सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लिखना है और वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है।
फिर आप ट्रांसलेट करेंगे और आपका 100% सही होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान थी। आगे हम इनके एग्जांपल को देखते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को और आसानी से ट्रांसलेट करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब आप अंग्रेजी बनाइए तो अंग्रेजी बनाते समय आपको ध्यान देना है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कर्ता जैसा होगा, क्रिया वैसी होगी। जैसा कर्ता वैसी क्रिया का मतलब, अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी, अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपको बता दें, अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो आपको वर्ब में यस या ईएस ऐड कर देना है। अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है कि वर्ब में यस या ईएस क्यों ऐड करते हैं, तो आप बताइए, क्योंकि जितनी क्रियाएं होती हैं, क्रिया का मूल रूप जो होता है वो होता है बहुवचन, प्लूरल नंबर में होता है। एक वचन की क्रिया होती ही नहीं। जब हम क्रिया में एस या ईएस ऐड कर देते हैं तब वो क्रिया बन जाती है एक वचन की। अर्थात क्रिया का जो ये फिफ्थ फॉर्म तैयार होता है ये सिंगुलर होता है। आई होप आप बता पाएंगे आसानी से कि क्रिया में यस या यस क्यों लगता है, क्योंकि क्रिया को एक वचन बनाना होता है। बनाते क्यों है? क्योंकि जैसा करता वैसी क्रिया, ये ग्रामर का रूल है। वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट में आपने पढ़ा है कि जब कर्ता एक वचन का हो तो क्रिया एक वचन की होगी, जब कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया बहुवचन की होगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम कुछ नहीं करते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मूल रूप लिख देंगे, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। इसी क्रम में हम ट्रांसलेट करेंगे और हमसे कभी गलती नहीं होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का नेम हो गया, अथवा बॉय, गर्ल, ये सब सिंगुलर है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। प्लूरल क्या है? बहुवचन, जैसे दे, आई, वी, यू, बॉयज, गर्ल्स, एक से अधिक का बोध हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी के अनुसार आप पहचानेंगे और फिर ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही राइट्स लेटर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसमें यस या यस लगा हुआ है। वह कहानी लिखता है। सी मेक्स टी, वह चाय बनाती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। अ मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, मां अपने बच्चों से प्रेम करती है। दे प्ले क्रिकेट, अब दे प्लूरल हो गया तो प्ले में यस या यस नहीं लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। आई के साथ स्पीक, याद रखें अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया में यस या यस लगा देंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, और अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का मूल रूप लिखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे। अभी मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मुंबई आएंगे। अब ये लगता तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे? ऐसे वाक्य हैं जो होते तो भविष्य में है, ऐसा लगता है जैसे ये भविष्य में है, लेकिन वो भविष्य में इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट होते। क्यों? जैसे अगर भविष्य में कोई कार्यक्रम है, कोई निर्णय, पूर्व निर्धारित कोई योजना है जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग कर दिया गया है, फिक्स है कि वो भविष्य में होना है, ऐसे कार्यक्रम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। जैसे कल यहां मुख्यमंत्री आएंगे, फिक्स है, कल एडवर्ब ऑफ टाइम का भी प्रयोग है तो ट्रांसलेट होगा द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। वह अगले रविवार को लंदन जाएगा। ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे। हवाई जहाज 10 बजे सुबह में टेक ऑफ करेगी। द प्लेन टेक ऑफ एट 10 AM। तो ऐसे जितने भी भविष्य के कार्य जो निर्धारित हैं कि भविष्य में होने हैं, फिक्स हैं, उनका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे यदि आप आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेंटेंस दोनों आप देख रहे हैं, कंडीशन और रिजल्ट दोनों फ्यूचर में है। जब ऐसा होगा तो प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इफ यू कम आई शैल टीच यू। यदि बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगा। इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें शर्त होगी वो प्रेजेंट में होगा। हिंदी दोनों फ्यूचर में बोली जाती है। यदि आप दवा लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इफ यू टेक मेडिसिन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू विल गेट वेल सून।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग रूल हम आपको न्यूज़पेपर में पास्ट की घटना को भी प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि जब भूतकाल की किसी घटना को सुस्पष्ट और जोरदार बनाने की बात होती है, थोड़ा दबाव के साथ करना होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त किया जाता है। जैसे अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक द विलेज लास्ट नाइट, डाकुओं का एक समूह ने गांव पे कल रात हमला कर दिया है। तो ये सेंटेंस पास्ट में, लेकिन लिखा जाता है न्यूज़पेपर वगैरह अगर आपने देखा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, दे ओपन फायर्स एंड कैरी अवे व्हाटएवर दे सी, जो कुछ मिला सब ले गए। तो ऐसे वाक्य भी जो पास्ट में होते हुए भी प्रेजेंट में व्यक्त किए जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ताहे तीहे वाला वाक्य मिला आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर दिया। कंप्लीट पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कवर करिए और उनको अच्छे से समझिए, हर एक सिचुएशन को समझिए कि कब, कहां और किन किन परिस्थितियों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे इनको और भी डिटेल देखें। जैसे अगर आपने नाम बताया, प्रोफेशन बताया, रिलेशन बताया, ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे आई एम अ टीचर, कौन सा टेंस है, तो आप बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सी इज माई सिस्टर, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दे आर हैप्पी, कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे, आई एम अ टीचर, आई यहां हो गया सब्जेक्ट, एम जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है बी वर्ब का, और टीचर हो गया स्टूडेंट, यहां पे कुछ भी अगर लिखे आप, टीचर, स्टूडेंट, माय सिस्टर, ये आपका हो गया कंप्लीमेंट। तो ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। मींस इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है। तब वहां पे वो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि वो बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। ये आपको समझना होगा। फूल तोड़ता है, सुमन चाय बेचती है, लड़कियां पत्र लिख पढ़ती हैं, तुम अपना कार्य पूर्ण करते हो। ये सेंटेंस आपके लिए है। आप इनकी अंग्रेजी बना के हमें कमेंट बॉक्स में दिखाएं। और स्ट्रक्चर हमेशा आप याद रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, अगर कुछ अन्य शब्द भी है तो उसको लास्ट में आप लिख दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आज इस वीडियो में आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो पर हमारे आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे और भी वीडियोस चैनल पे हैं, जिसमें 30 दिन में अंग्रेजी बोलने का एक चैलेंज सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन करें और घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, और हम आपको बताते हैं कि कैसे इनका नेगेटिव और इनका इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे, और बचे हुए टेंस के और भी बचे हुए रूल्स की चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।